नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। और आज देवभूमि के दंगल में हम बातचीत करेंगे बयान भारी और कलह जारी को लेकर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में इस बार पार्टियों की ओर से कई मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया। मतदान के साथ ही सभी मुद्दे समाप्त होते नजर आए, लेकिन एक मुद्दा ऐसा भी था जो चुनाव से लेकर अब तक चल रहा है और वो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा। चुनाव के बीच कांग्रेस नेता अकील अहमद ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान का भाजपा ने खूब फायदा उठाया और जमकर कांग्रेस पर वार भी किया। तो वहीं चुनाव के बाद कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी अपनी हार का ठीकरा मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अकील अहमद पर फोड़ते नजर आए। हालांकि चुनाव समाप्त हो चुका है, लेकिन अब उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चिन्ह खुला घूम रहा है। तो क्या अब उत्तराखंड चुनाव में शुरू हुई सांप्रदायिक राजनीति आगे भी जारी रहने वाली है? आज इसी पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इतिहास दोहराते हुए और मिथक तोड़ते हुए उत्तराखंड की 70 सीटों में से 47 सीटों पर अपना कब्जा किया। वहीं कांग्रेस ने भाजपा को घर बैठे ही मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा थमा दिया, जिसका भाजपा ने जमकर फायदा उठाया और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने मंच से मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर कांग्रेस पर जमकर वार किया। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बयान देने वाले नेताओं को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि इस बार चुनाव में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उन पर भारी पड़ रहा है। अब कांग्रेस के चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा कि उनको भाजपा मुस्लिम परस्त साबित करना चाहती है, लेकिन मैं मानव परस्त हूँ और इस मुद्दे को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। वहीं मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान देने वाले कांग्रेसी नेता अकील अहमद ने सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव हार गई तो पहली बार नहीं हारी है। चुनाव हारने के बाद मुझ पर आरोप लगाना गलत है और कांग्रेस को समीक्षा करनी चाहिए कि वो उत्तराखंड में क्यों चुनाव हारी है। बुढ़ापे में शायद मेरे भाग्य में यही बता था कि मुझसे कहा गया है जा रहा है कि मैंने टिकट बेच दी। भाजपा वाले लगे हैं मेरे पीछे ये कहने में कि कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान मैंने दे दिया, वो मुझ पर जबरदस्ती उसको चिपकाने में लगे हैं। पड़े में 2 लात मारने के लिए हमारे अपने लोग भी कह दे रहे हैं कि साहब मैंने टिकट बेच दिया। ये कहना सब गलत है और आज कोई नई बात नहीं है कांग्रेस हार रही। जब से मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बने, आप उठा के देख लो हिंदुस्तान के कितनी जगह कांग्रेस ने सरकार बनाई जो है। और 2019 में क्या हुआ? तब भी अकील अहमद का बयान था क्या? 2014 में क्या हुआ? तब भी अकील अहमद का बयान था क्या? 5 उत्तराखंड की हार गए 2019 में, अकील अहमद के बयान की वजह से हार गए। 2014 में हार गए आप जो है अकील अहमद के बयान से हार गए। उससे पहले सल्ट का चुनाव हुआ, उपचुनाव, उसमें आप चुनाव हार गए जो है। तो ये आरोप लगाना गलत है। आप अपनी कमियां देखें, समीक्षा करें। उत्तराखंड राज्य में जो है कांग्रेस को डैमेज करने का काम कौन लोग कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं ऐसे जो तालमेल करके साठ गांठ करके पैसा ले दे के जो है टिकट बांटने का काम कर रहे हैं ना। पहले अपनी गिरेवान में वो झांके इस बात को जो है कि कांग्रेस क्यों हार रही है जो है। दूसरों को दोष देने से पहले एक छोटे कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप कोई भी लगा सकता है। अगर हिम्मत है तो बड़े कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगाओ, तब आपको पता चलेगा सच्चाई क्या है। कांग्रेस में मचे घमासान और तुष्टीकरण की राजनीति के आरोपों को लेकर भाजपा का कहना है कि उत्तराखंड की राजनीति में बने रहने के लिए कांग्रेस इस तरह के हथकंडे अपना रही है। और रही बात मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो इनके ही नेता ने बयान दिया था। वहीं आम आदमी पार्टी प्रवक्ता दीपक पांडे ने कहा कि आम आदमी पार्टी मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं और वैसे ही उनके मुद्दे होते हैं। इसका उदाहरण देखने को अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तौर पर मिल रहा है। बात नहीं, वो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की राजनीति में ही अप्रासंगिक हो गए हैं, इसलिए वो अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए कुछ इस प्रकार के काम करते रहेंगे। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी उन्होंने बोला, वो तो उन्हीं के जिन्होंने उनको समर्थन दिया उसी ने बोला प्रेस में, हमने तो नहीं बोला। जिसने उनको समर्थन दिया और विड्रॉ किया उसी ने प्रेस को उन्होंने उपाध्यक्ष बनाया उसके बाद पार्टी का, उसी ने बोला। तो हम पर काहे का आरोप लगा रहे हैं? उन्हीं के व्यक्ति बोल रहे हैं। 5 राज्यों में इलेक्शन हो चुके हैं, 10 तारीख को रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन आज भी कहीं न कहीं यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा राजनीति जो हो रही है तुष्टीकरण की कहीं न कहीं हो रही है। और इलेक्शन खत्म होने के बाद भी इस तरह की राजनीति करना कहीं न कहीं एक गलत संदेश दिया जा रहा है। और
आप देख रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस के खेमे से लोग ये बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आज हमें नुकसान उठाना पड़ा, जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात यहाँ उत्तराखंड से उठी थी, बीजेपी वालों ने उसको जबरदस्ती बनाया और जिसकी वजह से हमें आज हार का सामना करना पड़ा। हरीश रावत जी के बयान आते हैं, कहीं ना कहीं मेरे को मुस्लिम समर्थक माना जाता है, लोग मुस्लिम का पैरवी करने वाला मानते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं इंसानियत की पैरवी करता हूँ करके। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा चुनाव में शुरू होकर अब तक चल रहा है। कांग्रेस में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अपने भाईचारे और सुंदरता के लिए जाने जाने वाले उत्तराखंड में भी सांप्रदायिक राजनीति क्या आगे भी जारी रहेगी? के न्यूज इंडिया के लिए दानिश अली की रिपोर्ट। और आज देवभूमि के दंगल में हम आज इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में राजकुमार जायसवाल जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और सत्यवीर चौहान जी हमारे साथ में आगे जुड़ेंगे, और पीसी थपलियाल जी हमारे साथ में हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं, दीपक पांडे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और नरेंद्र सेठी जी भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो आपको बता दें कि लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड जो है वो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन अब उत्तराखंड में भी सांप्रदायिक राजनीति जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, और देखना ये होगा कि क्या आखिर ये कब तक जारी रहने वाली है। इसी को लेकर विस्तार से बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा गरमाया हुआ है वो बहुत कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव में इस बार पार्टियों की ओर से कई मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया और मतदान के साथ ही सभी मुद्दे समाप्त हो गए, लेकिन एक ये मुद्दा था जो अब तक चल रहा है। इसी को लेकर विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ में सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल करते हैं राजकुमार जी से। राजकुमार जी, आखिर क्या मसला क्या है? क्योंकि लगातार आपकी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि किसी बयान को लेकर एक दूसरे पर ठीकरा क्यों फोड़ा जा रहा है। मुद्दा क्या था? आपकी पार्टी की क्या इस पर प्रतिक्रिया है? मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक मुद्दा बनाया गया, जबकि वो कांग्रेस की तरफ से कोई मुद्दा ही नहीं था। कांग्रेस में लाखों कार्यकर्ता हैं। अगर किसी कार्यकर्ता ने ये विषय उठा लिया तो उस विषय को हरीश रावत जी के नाम से जोड़कर प्रचारित और प्रसारित किया गया सोशल मीडिया पर भी, और कुछ जो बिकाऊ समाचार पत्र थे नहीं, किसी कार्यकर्ता ने नहीं, राजकुमार जी आपको करेक्ट कर दो, किसी कार्यकर्ता ने नहीं, कांग्रेस के नेता ने इस मुद्दे को उठाया था। हरीश रावत जी ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए कहा, और लीगल टाइटल में हरीश रावत जी। जब हरीश रावत जी ने कोई बयान दिया ही नहीं मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, तो उनसे जोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया में बहुत प्रसारित किया। और ये देवभूमि है, यहाँ पर तरह की एक सद्भावना का वातावरण था। कहीं लगा कि शायद मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी और उत्तराखंड में जहाँ पर ये हिंदू बहुल्य क्षेत्र है, जहाँ पे हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा ही नहीं था, तो कहीं मुस्लिम बनेगी तो उससे यहाँ पे एक वातावरण खराब ना हो, तो इस चीज को प्रसारित किया गया कि उत्तराखंड खराब होगा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी, कांग्रेस सरकार आ गई तो। और कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत जी ने ऐसा कहा है, जबकि हरीश रावत जी या कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने, जिम्मेदार नेता ने आज तक नहीं कहा यहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। अकील अहमद जी पर आपका क्या कहना है? वो जिम्मेदार नेता नहीं है या आपकी पार्टी के मेंबर नहीं है? इनको लेकर क्या प्रतिक्रिया? अकील अहमद जी कांग्रेस में कोई अस्तित्व नहीं उनका, ना कांग्रेस की पहचान है। वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, और ऐसे लोग चुनाव के सामने निकल कर भी आते हैं अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए। कांग्रेस ने कभी कोई उनको टिकट नहीं दिया, ना ही कोई जिम्मेदारी से उनको नवाजा गया। आज प्रदेश के अंदर मुखिया चल रही है, तो समझ रहा होगा जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से कि वो कांग्रेस पार्टी के हित में नहीं बोल सकते। जब उनके साथ बात करके उनको कहा गया कि आपको आरएनएस शर्मा जी को समर्थन देना है, तो बैठ के वहां समझौता। ठीक है, यानी आप तो यही नकार रहे हैं ना कि अकील अहमद जी आपका आपकी पार्टी से ही कोई संबंध नहीं है, तो फिर ऐसे में कांग्रेस पार्टी से इस पर प्रतिक्रिया लेना बिल्कुल बेकार है। थपलियाल साहब के पास चलते हैं, उसके बाद नरेंद्र सेठी जी के पास आएंगे। थपलियाल साहब, आपने सुना क्या अब उत्तराखंड में जो अभी तक नहीं होता था, सांप्रदायिक राजनीति नहीं होती थी, धार्मिक चोला उड़ाने की कोशिश नहीं होती थी, क्या अब वो होगा? देखो, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल एजेंडा है वो यही है कि किस तरह से मैं सांप्रदायिकता फैलाऊं और उसमें एडवांटेज ले, और इसके लिए उन्होंने अपने कई संगठन बनाए हुए हैं जो बीच बीच में ऐसी आग लगाते रहते हैं, ऐसे मुद्दों को उछालते रहते हैं। और ये काम है समझदार राजनीति का कि वे कभी भी भारतीय जनता पार्टी के इन मुद्दों को उछाले मुद्दों से बचे और उसके साथ न खेले। लेकिन कांग्रेस का हाल ये हो गया है कि इनका जो अंदरूनी झगड़ा है एकदम से सड़क पे आता दिख रहा है, और ये दुर्भाग्य है।
उस तरफ ये भारतीय जनता पार्टी से भी नहीं सीख पा रहे हैं कि वहां पे इनका बड़े से बड़ा नेता पे कितने बड़े लांछन भी लग जाएं तो उसको वो बिल्कुल धो देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर पे कितना बड़े पूरा दिखाया था लोगों ने वीडियो कि किस तरह से वो बात कर रहे थे, जो उत्तराखंड के समाज में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। वो उस नेता का दिखाई दिया, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन उन लोगों ने इस तरह से किया कि उस पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। वही व्यक्ति अगर कांग्रेस में होता शायद उसके कपड़े फाड़ दिए होते हरीश रावत जी ने। तो क्योंकि हरीश रावत जी मंकाजरक ये वो है, आदत बन चुकी है कि वे झगड़ों को एकदम से सड़क में ला रहे हैं। और इतना बड़ा नेता, CWC का मेंबर, ये छोटा मोटा नेता नहीं है, लेकिन उनकी बातें सुनकर हम खुद हैरान हो जाते हैं। जब इतना बड़ा नेता कहता है कि मुझे पार्टी को बाहर निकाल देना चाहिए, अरे क्यों, कैसी बातें कर रहे हो बच्चों जैसी। आप इतने बड़े नेता हैं, आपको पूरे परिवार को संभाल के चलना चाहिए। और अगर अकील ने बोल भी दिया है यूनिवर्सिटी तो बोलिए हाँ तुम सब कुछ कर सकते हो। भारतीय जनता पार्टी को देखिए आप, उन्होंने मदरसों में पूरे वो टीचर उन्होंने मदरसों के लिए प्रोवाइड किया। उन्होंने कितना बड़ा फंड मदरसों को दिया। तो इसका जवाब इससे देना था, ईंट का जवाब पत्थर से देना था। लेकिन ना, भारतीय जनता पार्टी कुछ करे तो उनको माफ है। मैंने यही चीज केजरीवाल जी को बताई थी। मैंने कहा अगर उत्तराखंड की राजनीति करना चाह रहे हो तो इनकी काट पैदा करो। ये जो घृणा की राजनीति फैला रहे हैं संपन्न था, तुम अध्यात्म की राजनीति करो। और उन्होंने पकड़ा इस चीज को। और उन्होंने भारत को, उत्तराखंड को अध्यात्म की राजधानी बनाएंगे ये बोलना। मुझे तो डिबेट में जनता पार्टी की असली काट है, उनको उसी से ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, तब जाके उत्तराखंड में कोई राजनीति कर सकता है। नहीं तो उनके संगठनों के आगे खड़ा होना बहुत बड़ी ताकत चाहिए, बहुत बड़ी ताकत। ठीक है, यानी उनके संगठनों के सामने खड़ा होना जो है उसके लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए। और आप सीधे सीधा ये कहना है कि लोगों को जवाब देना नहीं आता है और भारतीय जनता पार्टी इनके पॉइंट्स को पकड़कर मुद्दा बना देती है। नरेंद्र सेठी जी के पास चलेंगे। नरेंद्र जी, अभी आपने सुना राजकुमार जी की भी बात और थपलियाल साहब की बात। राजकुमार जी की बात पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि अकील अहमद को कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं है, जबकि कांग्रेस नेता वो कहे जाते हैं और उनका कहना है कि उनका कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ थपलियाल साहब ने भी काफी अहम बातें कही आज, और वो ये थी कि कांग्रेस पार्टी को सही से जो अटैक करना है वो नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी खुद समानता की बातें करती है, मदरसों के लिए बड़े काम करती है, और मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की बात अगर कांग्रेस कर दे तो उसको लेकर घेर दिया जाता है। दोनों सवालों के जवाब आपसे चाहती हूँ। जी गरिमा जी, देखिए जैसा राजकुमार जायसवाल जी ने कहा कि जो इस तरीके की बातें उठती हैं और चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की बातें आती हैं। हाँ। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस की नीयत इतनी ही साफ थी मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रति, हाँ। हम मान ले एक बार को कि बहुत हितैषी है कांग्रेस, मुसलमानों के बहुत हितैषी हैं, मान लिया हमने, और हम ये भी मान रहे हैं कि अगर मुसलमानों का कोई रहनुमा है तो केवल कांग्रेस है इस देश में, इसके अलावा और कोई उनका हित उनके सुरक्षित नहीं रख सकता। तो इनको अगर इतनी ज्यादा चिंता थी मुसलमानों की और मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो इन्होंने केवल एक हफ्ता पहले क्यों घोषणा करी? ये अपने चुनावी घोषणा पत्र में क्यों नहीं लेके आया मुस्लिम यूनिवर्सिटी को? और फिर जब वहां घोषणा की गई, जो अकील अहमद ने कहा कि हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बनाई जाएगी, तो उसका खंडन, अगर मान लीजिए इनके शीर्ष नेता सहमत नहीं थे तो हरीश रावत ने या बाकी नेताओं ने उसका खंडन क्यों नहीं किया? चुप्पी क्यों साध कर बैठ गए? मूल इसका कारण अगर उसमें जाएं आप, तो जिस तरीके की गुटबाजी का शिकार आज कई विधायक और पूर्व मंत्री हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, वही हालत कांग्रेस की है। कांग्रेस में आरेंद्र शर्मा को सहसपुर से किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए, ये उसके लिए एक बयान छोड़ा गया था, जिससे कि वो सारा मतों का पोलराइजेशन हो जाए, मुस्लिम मतदाता एक साइड हो जाए, हिंदू मतदाता एक साइड हो जाए, लेकिन उसका भी लाभ मिल नहीं पाया। और कांग्रेस ने जो मकसद था गुटबाजी और फूट डालने में, कांग्रेस के वो नेता, तथाकथित नेता, वो कामयाब हो गए जिन्होंने आरेंद्र शर्मा को हराने के लिए काम किया था। और ऐसे में कोई भी जो उत्तराखंड वासी है, जो सांप्रदायिक सौहार्द में विश्वास रखता है और जो यहां पे अमन चैन चाहता है, वो किसी भी प्रकार की इस तरीके की रेखा चित्र नहीं खींचना चाहता, ना इस तरह की कोई लकीरें खींचना चाहता है, ना बाउंड्रीज बनाना चाहता है कि जिससे
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये या कोई दूसरे संप्रदायों में आपस में बढ़ जाएं कि ये वोट बैंक इसका है, ये इसका है। हाँ। तो ये उन सब के मुंह पे तमाचा है एक तरीके से। उन्होंने घोषणा करने के बावजूद भी, अगर बहुत मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था सहसपुर तो, हाँ। और जहां से आरिंदर शर्मा चुनाव लड़े, अगर उनको इन्होंने फायदा पहुंचाना था तो आप उस तरीके से कहते, इस बात को रखते जिससे कि उनका वो विजयी होते। अब जो मकसद इनकी गुटबाजी में आपस निकल के आया है वो साफ दर्शाता है कि इन्होंने कहीं से कहीं तक आरिंदर शर्मा को लाभ पहुंचाने के लिए ये घोषणा नहीं करवाई थी, उनको नुकसान पहुंचाना था, और इस मकसद में गुटबाजी को बढ़ावा देने वाले कामयाब हो गए। बिल्कुल, यानी एक तरफ इस तरह की बातें करना और दूसरी तरफ पार्टी के अंदर की जो कलह है वो भी इस तरह से लगातार जो है कांग्रेस पार्टी के सामने आती जा रही है। सत्यवीर चौहान जी के पास चलते हैं, अभी भी हमारे साथ में जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सत्यवीर जी, बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। सत्यवीर जी, आपसे जानना चाहूंगी, अभी थपलियाल साहब ने एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी खुद तो मदरसों के लिए भी काम करती है, वो आपसी भाईचारे की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन अगर कांग्रेस कर भी देती है, मैं कह रही हूँ, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात, तो फिर भारतीय जनता पार्टी उससे मुद्दा क्यों बना देती है? सत्यवीर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करें फोन। मैं कहना, अब आ रही आवाज मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, अपनी बात पूरी करें। मैं कहना चाहूंगा कि हमने कभी भी किसी भी, चाहे जाति हो चाहे संप्रदाय हो, किसी का भी हमने तुष्टीकरण नहीं किया। जब मोदी जी 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों के प्रति मैं उनके उद्धार के लिए चाहता हूं कि उनके एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, मतलब वो अपने धर्म की भी शिक्षा ले और जो विज्ञान की शिक्षा है उसको भी ग्रहण करें। हम तो इस लाइन पे चले हैं, मगर कांग्रेस का हमेशा ध्येय रहा है कि उनको किस प्रकार से अशिक्षित किया जाए। उनको केवल उनकी जो धार्मिक कुछ मुल्ला मौलवी जो उनको भड़काते हैं उसकी राह पे हम भी उनको ले चले। तो जब तक कांग्रेस इस राह से नहीं हटेगी तब तक कांग्रेस को आने वाले समय में भी इसी तरह के रिजल्ट प्रदेश दर प्रदेश मिलते रहेंगे। अब आप ये देखिए, सहसपुर विधानसभा में वो कहते हैं और पूरे उत्तराखंड में वो चले जाता है, उत्तराखंड नहीं वो प्रदेश के अनेकों कोने में चले जाता है। उसका परिणाम ये देखते होंगे कि 5 राज्यों में कांग्रेस कहां चली गई। आप ये देख रहे होंगे कि हरीश रावत जैसे व्यक्ति का 2017 में क्या हश्र हुआ, उसके बाद भी जो आज 2022 में उसी लाइन पे चले हैं। जब हरीश रावत कहते हैं कि 90 मिनट दो या इनको शुक्रवार की छुट्टी दो, उससे भी इन्होंने नहीं सीखा। तो और फिर 2022 में आप देख रहे हो परिणाम क्या है। हमें तो जो हमारे ऊपर जो आरोप लगते थे वो आप देख लीजिए, हमें मुस्लिम महिलाओं के लिए, हमने उनके हित के लिए 3 तलाक से कितनी पीड़ित थी उनके लिए काम किया। आप असम में देख लीजिए, जो मदरसे में जो हमने मदरसों का केवल स्ट्रक्चर नहीं चेंज करा, वहां के पढ़ाई का स्ट्रक्चर चेंज करा। भाई अगर वो धार्मिक शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्लॉट है, बनाया हुआ है, अलग स्लॉट पीरियड टाइम है। और जो विज्ञान से हमारा मुस्लिम ना पीछे रह जाए, भाई एक धर्म आगे निकल जाए या एक व्यक्ति आगे निकल जाए, तो हम उस तरफ नहीं बिल्कुल नहीं सोचा, ना तुष्टीकरण को अपनाया। आप देख लीजिए कि उन्होंने 370 के लिए किस तरीके से वहां के समाज को भड़काया, जबकि कितना अहित हो रहा था उनका। आज देख लीजिए, जब 370 हटा तो मुख्य धारा में, भारत की मुख्य धारा में जुड़े। आज वो जो कार्य यहाँ पर उत्तराखंड में हो सकता है वो जम्मू कश्मीर में हो सकता है। तो लाभ किसका होगा? अगर पर्यटन के क्षेत्र में कोई अगर अच्छा जम्मू कश्मीर में कोई कार्य करना चाहता है, जैसे उत्तराखंड भी एक पर्यटन वाला क्षेत्र है, तो उसी प्रकार अगर करना चाहता है बाहर का आदमी, तो किसका वहां पर विकास होगा? वहां के आदमी को। तो जो इन्होंने अपने तुष्टीकरण की नीति, चाहे वो पाकिस्तान बनने से पहले हो चाहे बाद में हो, वो आप देख ही सकते हो। मेरा तो यही कहना है कि भाई अगर इसी ढर्रे पे चलते रहे तो इनका जो हश्र है वो होता रहेगा। ठीक है, यानी तुष्टीकरण की राजनीति की बात आप कर रहे हैं। दीपक पांडे जी हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हैं। दीपक जी, आम आदमी पार्टी का भी कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों करते हैं। अभी यहाँ पर बीजेपी से हमारे साथ में थे सत्यवीर जी, वो ये कह रहे थे कि सिर्फ कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, आपने दोनों पर आरोप लगाया। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे को लेकर? दीपक जी, अपना फोन अनम्यूट करें। पहले तो के न्यूज के सभी दर्शकों और मेरे सभी प्रवक्ता साथियों को मेरा प्रणाम और आप सबको होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल, देखिए तुष्टीकरण आज तक जो हम देख रहे थे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं हो रहा था। अब यूपी के एरिया में देख रहे थे आप जब तक, और अब जो हो रहा है कहीं ना कहीं उसका असर धीरे धीरे उत्तराखंड में भी होने लगा। लेकिन राजनीतिक ब्यारों में हो रहा है कहीं ना कहीं, जिस टाइम इलेक्शन आते हैं उस समय यूज किया जाता है इन शब्दों का।
और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा हमारे ऊपर भी एलिगेशन इस टाइम उन्होंने लगा दिए थे, कुमार विश्वास ने, आपने देखा होगा किस तरह से केजरीवाल जी के ऊपर इस तरह के लगाए थे। ये चीजें इलेक्शन के टाइम पे उठती है, लेकिन इनको बड़े प्यार से हैंडल करना पड़ता है। जैसे आपने देखा फ्री का शब्द हमारे ऊपर लगा दिया जाता है कि आम आदमी पार्टी हर चीज फ्री में बांटती है। हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगाती है हर पार्टी, कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन आप मुझे बताइए क्या मोदी जी ने किसानों को कई चीजें फ्री दी? आज वहां पे मोबाइल और लैपटॉप बांटे गए, किसी को कोई चीज दी गई, यूपी में लोगों को लुभावने वादे दिए गए, कई चीजें आपने हमारे उत्तराखंड में भी देखा, पुष्कर सिंह धामी जी बांट रहे। जब ये लोग बांटते हैं करते हैं तो बड़े प्यार से इस चीज को ऐसे हैंडल करते हैं कि बिल्कुल समाज हित में हो रहा है। लेकिन अगर हम कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं फ्री में बांट रहे हैं, हम कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं, हमारे ऊपर ऐसा एलिगेशन लगाया जाता है। इसी तरह कांग्रेस के ऊपर इस तरह से एलिगेशन लगाया जाता है कि केवल ये लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जबकि कहीं ना कहीं सभी जानते हैं बीजेपी सबसे ज्यादा इस काम में सबसे ज्यादा आगे, और लेकिन इसको बड़े प्यार से हैंडल करती है कहीं ना कहीं। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा आपको काम करना पड़ेगा। पंजाब के इलेक्शन हमारे अंदर भी कोई ना कोई कमी उत्तराखंड में रह गई कि हम लोग इलेक्शन में ज्यादा लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए या लोग वोट में तब्दील नहीं कर पाए। लोग हमारे साथ काफी तेजी से जुड़े, हमने अपनी अपनी कमी मान ली हम लोग को कहाँ हुई है, लेकिन हम लोगों ने किसी को पार्टी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाया। हमें अपने अंदर आत्ममंथन करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं हम नए सिरे से उठ रहे हैं। हम आज भी अब मैदान में दोबारा से जा रहे हैं। हमें पता अगले 5 साल अगर हमें काम करना है तो हमें जनता के बीच में दिखना पड़ेगा, हर मुद्दे को उठाना पड़ेगा। हम तो अभी से शुरू हो गए कि अब हमारी एक नई पीढ़ी है, क्योंकि पंजाब ने एक हमें नई ताकत, नई एनर्जी दे दी। दिल्ली का जो काम हो रहा है वो हमारे पास दिखाने के लिए तो है ही है साथ में, लेकिन अब जो पंजाब में काम होगा वो एक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो और राज्यों में भी इसका बहुत प्रभाव डालेगा। अभी ठीक है, यानी अब एक नया मॉडल जो है वो और पेश करने के लिए आम आदमी पार्टी के पास बन जाएगा, वो पंजाब का। ठीक है, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, सबसे पहले 125 साल पुरानी जो कांग्रेस है आज उसके कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग आके खड़ी होगी, लेकिन बहुत कम समय में। बीजेपी का अगर हम रिकॉर्ड देखें, ठीक है, लेकिन उत्तराखंड में थोड़ा पीछे रह गई। ठीक है, आपकी सत्ता पंजाब में आ गई, कोई बात नहीं। दीपक जी पूरा कॉन्फिडेंस में है। जी दीपक जी आपके पास वापस लौटेंगे। नरेंद्र जी, अभी आपने सुना, अब सवाल यही कि क्या ये सांप्रदायिक राजनीति जो शुरू हो चुकी है देवभूमि में, ये आखिर कब तक चलेगी? क्योंकि चुनावों से पहले इस तरह के बयानों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना तब ठीक होता है, लेकिन अब जब चुनाव हो चुके हैं, अब एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ना, लेकिन इस तरह के बयानों से जो सांप्रदायिकता को बढ़ा देंगे, कितना ठीक है आखिर? गरिमा देखिए, अभी तो इनको लग रहा है कि शायद हम अपने वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं इस तरीके की बयानबाजी करके कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी या तुष्टीकरण की राजनीति जो भी हो। लेकिन जो ये इसकी फसल अभी इनको अनुमानित नहीं है, जो ये आगे फसल होगी इसकी, वो इनके लिए इतनी कष्टदायी होगी कि इनको खुद को उस मैदान में चलना मुश्किल हो जाएगा। ये मुस्लिम्स के या अल्पसंख्यकों के जिसके भी इन्होंने हितैषी बनना है बने, लेकिन उससे पहले नागरिक है भारत का, पहले वो भारतीय है, उसके बाद वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है। और अगर इनको इतना ही प्रेम है तो उसको भारतीयता का पाठ पढ़ाएं। ऐसा पाठ ना पढ़ाएं कि यहां बारिश इस्लामाबाद में हो रही है और छाता यहां का खोल के बैठ जाए यहां का मुसलमान। ये इस तरीके के जो पौध तैयार कर रहे हैं ये पूरी तरीके से गलत है। और उत्तराखंड जैसी देवभूमि पर जहां पे कि टिहरी और पौड़ी जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में जो मुसलमान रहते हैं वो भी गढ़वाली और कुमाऊनी बोलते हैं, वहां पे इस तरीके की सांप्रदायिक आग लगाने का मतलब है इन नेताओं का मानसिक मन हो चुका है। और ये दर्शाता है कि इन लोगों को ये अपनी सीमाएं और हदें लांघ चुके हैं, इनको मान मर्यादा समाज की कुछ नहीं रही और ये समाज में विद्वेष फैलाना चाहते हैं। और अगर इनको यहां का गुलदस्ता नहीं पसंद आ रहा तो ये राजनीति को इनको तिलांजलि दे देनी चाहिए, ये चुप करके बैठ जाएं बनिस्बत इसके कि ये राजनीति को दूषित करें। और ये जिस तरीके से चुनाव से पहले लड़ रहे थे और परिणाम आने के बाद लड़ रहे हैं, ये स्पष्ट दर्शाता है जैसे बंदर बांट की लड़ाई होती है। एक इनका नेता कहता है कि टिकट बेचने में पैसे लिए गए, पैसे देकर टिकट बेचे गए। अरे आपको शर्म आनी चाहिए ये बोलते हुए, तुम तब क्यों चुप थे और फिर कहते हो कि हम 35 साल से इनके साथ थे। जब तुम 35 साल से इनके साथ थे और तब तुम्हें इनके अत्याचार सहन कर रहे थे, आज एकदम ऑल ऑफ ए सडन तुम्हें क्या हुआ कि तुमने अत्याचार सहन करने बंद कर दिए? तो ये सारी बातें जो इस समय कांग्रेस को से बिल्कुल मंथन करने की आवश्यकता है कि वो दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कैसे करें अपनी पार्टी को, जो जिस तरीके से बिल्कुल एक दरकता व सिरकता व जनाधार है उसको कैसे बचा के रखें। तो ये मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी की राजनीति में ना पढ़कर इनको उत्तराखंडियत की राजनीति में पढ़ना चाहिए, इनको भारतीयता की राजनीति में पढ़ना चाहिए, जिससे कि यहाँ के जो
स्तंभ हैं वो मजबूत हो सके। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि सांप्रदायिकता की राजनीति जो है वो अब तक उत्तराखंड में होती हुई नहीं दिखाई दी है, लेकिन अगर इस तरह के मुद्दे उठे और एक दूसरे पर इस तरह से आरोप प्रत्यारोप होता रहा तो कहीं न कहीं अब उत्तराखंड भी इस राजनीति से अछूता नहीं बचेगा। बलियाल साहब, आप बताइए, आपने सुना अभी सभी यही कह रहे हैं कि अगर इस तरह के बयान जारी रहेंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी रहेंगे, तो देखिए राजनीति जो है वो गंदी हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस में हम देख रहे हैं, लोग एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने के लिए इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या बदलाव होना चाहिए इन चीजों में, और क्या इस तरह के मुद्दे उत्तराखंड में कहीं ना कहीं जो बदलाव है वो बहुत खतरनाक लेकर आएंगे? देखिए, उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगशाला बन चुकी है। हजारों हजार युवा यहाँ से प्रचारक के रूप में जगह जगह जा रहे हैं और यहाँ पे जो 4 धाम है, हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है उत्तराखंड। यही कारण है कि हर दम 2-4 महीने में मोदी जी स्पेशली चुनाव से पहले केदारनाथ में आके कुछ ना कुछ करते हैं और हजारों करोड़ की योजनाएं केदारनाथ में चला रहे हैं। और यहाँ के लोगों को कभी उनसे कोई शिकायत नहीं है कि क्यों ये प्रधानमंत्री जी हमारी राजधानी के बारे में नहीं सोचते, क्यों ये प्रधानमंत्री। यहाँ पे जो इनका सांप्रदायिकता का जो एजेंडा है वो इतना, आप ये देखिए हरिद्वार में धर्म संसद बैठती है और धर्म संसद में क्या कैसी बातें की जाती कि वहां से उन संतों को जेल में भेजा जाता है। और फिर अभी उसी हरिद्वार में 5 मई को, अभी किसी भी नेता को नहीं मालूम होगा जो ये पैनल में है, कि 5 मई को आज गुरु शंकराचार्य के जन्मदिन के अवसर पर ये बड़ा भारी धर्म संसद फिर हरिद्वार में करने जा रहे हैं। तो हम तो उस ट्रैप में फंस चुके हैं। इस उत्तराखंड से अगर इन लोगों की सांप्रदायिकता को कमजोर करना है तो सभी राजनीतिक दलों को इनके खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। जहां तक ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कह रहे थे अभी सेठी जी, उसका मैं खुद सहसपुर में जाके वारेंद्र शर्मा जी को मिला। उन्होंने कहा कि उस स्टेट बैंक ने मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो मैंने कहा फिर किसने नुकसान पहुंचाया? उन्होंने कहा भाई 2017 की जो लिस्ट थी, चुनावी लिस्ट, उसमें मुस्लिम वोटर 43,000 थे, लेकिन जब मेरे को 2022 की चुनाव की जो लिस्ट मिली उसमें मुस्लिम वोटर केवल 36,000 रह गए 5 साल में। जहां तो ये जो प्लानिंग है, ये जो रणनीति जमीन पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने खेली है, उसका काउंटर इनके पास नहीं है। उनके पास ऐसे संगठन हैं जिन्होंने बड़ी बारीकी से देखा कि कौन कांग्रेस की वोटर हैं, कौन भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, और इस तरह से पूरे गांव के गांव, एक गांव में 2 बूथ थे, एक बूथ में केवल 36 वोट पड़ी और दूसरे बूथ पे 3600 वोट पड़ी। लेकिन किसको बताएं, यहाँ तो जो वो थी चुनाव आयोग की जो वेबसाइट थी वो बंद कर दी गई, शिकायत करने का कहीं मौका ही नहीं मिला। इसलिए इन तमाम सवालों को लेकर अभी कोई माइका लाल आ ही रहा है, चाहे पत्रकार हो चाहे वो राजनीति के दल के हो। बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो चुकी है और उस स्थिति से निपटने के लिए एड़ी गाड़ कर काम करना पड़ेगा, नहीं तो उत्तराखंड ऑलरेडी हमारे हाथों से खिसक चुका है। मैडम ठीक है, सत्यवीर जी कुछ कहना चाहते हैं आपके जवाब में? जी सत्यवीर जी बताइए। मैं पहले उसमें सेट में भूल गया था। ये तुष्टीकरण का कोई नया अध्याय तो है नहीं। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, देश के मतलब इतने जिम्मेदार पद पे थे, वो संवैधानिक पद पे थे, जब उन्होंने कहा 2000 का चुनाव नजदीक आने वाला था, आप लोगों को शायद ध्यान होगा, मीडिया के और अखबारों ने बड़ा कई दिनों तक उसको चलाया। उन्होंने कहा था कि फर्स्ट राइट जो यहाँ के संसाधन है, भारत के संसाधन है, उस पे मुसलमानों का पहला हक है। तो आप सोच सकते हो ना कि किस स्तर तक वो चले गए थे। अपने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को उन्होंने कहाँ रख दिया था। तो जब इस तरीके के बड़े बड़े आसीन पदों पे, संवैधानिक पदों पर बैठे रहेंगे तो सहसपुर में अगर इस तरह की बातें होती है तो कोई हास्यास्पद नहीं हो बातें। एक मतलब जिनको भारत के नागरिकों ने चुना, जो कि कभी लोगों के बीच में नहीं गए, एक राज्यसभा सांसद के माध्यम से प्रधानमंत्री बने, उनके माध्यम से अगर इस तरह की बातें आती है तो वो समाज, समझ लीजिए उस समाज को किस तरफ ले जाया। अब मैं दूसरी तरफ जाऊंगा। हमारी पार्टी से थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने बड़ा अच्छा वाक्य किया था, बहुत लोगों को आज वो समझ में आ रही है वो चीज। उन्होंने कहा था ना तो इनको परिष्कृत करो,
ना इनको तिरस्कार करो इनका, मतलब कि मुसलमानों का ना पुरस्कृत करो ना तिरस्कार करो, इनको केवल उस राह पे ले जाओ जहां पर इनका भला हो सके। ना उनको मंडी बनाओ ना उनको माल बनाओ, इनको अपना समझो। जब इनको अपना समझेंगे तब इस तरीके के लोग हैं वो अपने आप साइडलाइन हो जाएंगे। आज आप देख रहे होंगे 4-5 राज्यों के चुनाव आए हैं, कौन सत्ता में आया है, कौन विपक्ष में बैठा है, कौन विपक्ष में बैठने लायक नहीं बचा है। तो आप ये देख लीजिए, उनके चाहे जवाहरलाल नेहरू से ले लीजिए, चाहे मनमोहन सिंह से ले लीजिए, चाहे आप सैंसपुर पहुंच जाइए, चाहे राजीव गांधी जी को ले लीजिए, जब इस तरीके की घटनाएं होगी पार्टी के अंदर तो क्या होगा। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई इनको चिंतन करना चाहिए कि वो इस देश, जैसा कि सेठी जी ने बोला है कि उनको भारतीय समझो, वो भारत के नागरिक है पहले, वो बाद में मुसलमान है, हम बाद में हिंदू है, बाद में सिख है, बाद में जैन है, पारसी है, जो भी है वो हमारी जीवन शैली है, मगर उसको पहले ये बताओ कि वो भारतीयता है, उसका क्या कर्तव्य है। उसको ये मत बताइए कि हम आपके लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना देंगे, आपका फर्स्ट राइट है, आपको अगर उस राज्य में जाते हैं तो वैसा होगा, इस राज्य में जाएंगे तो वैसा होगा। आप ये देख लीजिए, राहुल गांधी चुनाव लड़े, दो जगह से चुनाव लड़े, अमेठी से और वायनाड से। वो अमेठी से चुनाव क्यों आ रहे हैं और वायनाड से क्यों चुनाव जीते, इस पे भी इनको मंथन करना चाहिए। दूसरा, कपिल सिब्बल जी ने बहुत अच्छा, कल जब इनके भी CWCT की मीटिंग हुई तो उसमें उन्होंने क्या बोला कि जो ये CWC है यही कांग्रेस नहीं है, इस CWC के बाहर जो कांग्रेस है उस कांग्रेस को समझो। तो उन्होंने ये वहां पे भी ये संकेत देना चाहा कि तुष्टीकरण CWC के अंदर भी हो रहा है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो सही से मैनेजमेंट नहीं कर पा रही और इसी के चलते ये लगातार हम देख रहे हैं हर एक व्यक्ति जो हमारे पैनल पर मौजूद है यही आरोप लगा रहा है। राजकुमार जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने सुना लगभग हर कोई यही कह रहा है कि आपकी पार्टी के भीतर जिस तरह से ये राजनीति हो रही है, जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं, लोगों को मौका दे रही हैं आप सवाल उठाने का, कब आखिर सुधरेगी ये पार्टी और कब इस तरह की घटनाएं बंद होंगी, क्योंकि नुकसान भी सबसे ज्यादा आपकी पार्टी को है। जो एक आरोप लगाया गया कि हरीश रावत जी ने शुक्रवार की छुट्टी घोषित की थी, हरीश रावत जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए कोई ऐसा आदेश नहीं दिया था, न ही शुक्रवार की कोई छुट्टी घोषित करी। और दूसरी बात रही धारा 370 खत्म करते समय कांग्रेस पार्टी ने धारा 370 खत्म करने का कभी कोई विरोध नहीं किया। राष्ट्र हित में जो भी फैसले हुए उनका समर्थन किया। हाँ, ये पार्टी द्वारा जरूर कहा गया था कि जो उनको लागू करने का तरीका था वो ठीक नहीं है। और रही तीसरी बात, अकील अहमद कांग्रेस पार्टी नहीं है और ना ही कांग्रेस पार्टी का उन्होंने स्टेटमेंट देने का उनको अधिकार था। उनके द्वारा एक मांग की गई, उन्होंने स्टेटमेंट में कहा कि हमने हरीश रावत जी से कहा। तो आपने जब इस तरह के बयान सामने आए थे, अभी नरेंद्र जी भी यही कह रहे थे कि तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? चुनाव से पहले तो आप हर वर्ग को साधने के लिए इस तरह का बयान लोग दे देते हैं, आपकी पार्टी के नाम पर दे देते हैं और उसके बाद में आप कह देते हैं इस व्यक्ति का हमारी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। आप ये देखिए हाँ कि हमारे पास जितने, एक सेकेंड, मैं आपके पास लौट के आ रहा हूँ, इसको थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। हमारे पास जितने भी ठीक है, राजकुमार जी आपके पास आएंगे, आपसे जवाब लेंगे इसका। तब तक नरेंद्र सेठी जी के पास चलते हैं। नरेंद्र जी, अभी सुना आपने राजकुमार जी को। राजकुमार जी, अकील अहमद से भी पलट रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको कोई अधिकार नहीं है हमारी पार्टी की ऑफिशियल पार्टी की बात कहने का, वाइड देने का, और दूसरी ओर ये भी कह रहे हैं कि कोई शुक्रवार की छुट्टी की बात नहीं हुई, जबकि धामी जी ने साफ तौर पर कहा कि शुक्रवार की छुट्टी की बात हरदा ने कही थी। इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, अब ये अपना मुंह छुपाने के लिए अपने बयान से पलटें, अपने बयानों का खंडन करें तो उसका कोई औचित्य रह नहीं गया, क्योंकि जिसकी हार जीत और जो फैसला होना था वो मतदाता कर चुके हैं। और मतदाताओं ने बखूबी से अपना इस बार मतदान किया है। मतदान में मतदाताओं ने एक तरफा अपना किसी तरीके से रुझान भी नहीं दिखाया। मतदाताओं ने ये देखा कि अगर उन्होंने हरीश रावत की पुत्री को जिताया है तो हरीश रावत को हरा दिया है। उन्होंने ये देखा कि अगर यशपाल आर्य को जिताया है तो उनके पुत्र को हरा दिया है। तो ये बड़ा सोच विचार से, विवेक से उन्होंने मतदान किया है और इन चीजों का फर्क तो जरूर पड़ा है। और मुझे लगता है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आरेंद्र शर्मा को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से ये बयान कांग्रेस की आपसी गुटबाजी का नतीजा था और जिस बयान का कोई औचित्य नहीं था। इन्होंने 5 साल जो पहले पूरा कार्यकाल पूरा किया कांग्रेस ने, उसके बाद दोबारा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। पहले इनको कभी मुस्लिम नजर नहीं आए, पहले इनको कभी नमाज नजर आई, कभी इनको पहले ये ध्यान नहीं आया कि यहाँ पे अल्पसंख्यकों का कोई कल्याण करना है हमने। इनको चुनाव से सिर्फ एक हफ्ता पहले नजर आया, क्योंकि इनको मालूम था कि इनके विरोधी खेमे का एक विधायक वहां पे जीत रहा है। तो इस तरीके का बयान देकर
केवल उसको नुकसान पहुंचाने की मंशा थी और वो नुकसान पहुंचाकर वो कामयाब अगर हुए हैं तो मेरा ये मानना है कि चाहे वो ऐसी गुटबाजी चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, ये प्रदेश के विकास के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल, गुटबाजी प्रदेश के शैक्षणिक वातावरण के लिए ठीक हाँ, नहीं है। हाँ, बिल्कुल नरेंद्र जी, सबसे पहली बात कि प्रदेश के लिए भी ठीक नहीं है। प्लस मैं कहता हूं चाहे वो पर्यटन आधारित प्रदेश है, इस तरीके का अगर माहौल रहेगा, कोई कहेगा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कल उठ के वो अल्पसंख्यक दूसरे कह देंगे कि हमारे यहाँ हरिजन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कोई कह दें सिख यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। आप तो पूरा बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं प्रदेश का। आपको क्या अधिकार है इस तरीके का बोलने का? शांत होकर पढ़िए। आपने पढ़ाई करी है क्या? आपने किसी अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी है? तो इस तरीके की बेहुदगी के बयान जो हैं, इन नेताओं पर विराम लगना चाहिए। और मेरा मानना है कि कभी भी मतदाताओं को भी इस तरीके के लोगों को कहीं एंटरटेन नहीं करना चाहिए, एक सिरे से नकार देना चाहिए ताकि दोबारा कभी वो जहमत भी ना उठाएं चुनाव में खड़े होने की। जी ठीक है, यूकेडी से हमारे साथ थपलियाल साहब लगातार मौजूद हैं। अभी थपलियाल साहब, आपने सुना नरेंद्र जी कह रहे थे कि इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह की ये जो मुद्दा उठा, ये न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि उत्तराखंड में होने वाली राजनीति जो अब तक साफ सुथरी रही है। वैसे ही उत्तराखंड पर एक आरोप जनता पर लगाया जाता है कि वो केंद्र की नीति को ध्यान में रखकर वोट करते हैं। आप भी कई बार हमारे डिबेट में ये बात कह चुके हैं। और अब जब उत्तराखंड की भी राजनीति को एक नया रंग, धार्मिक रंग देने की कोशिश होगी, तो ऐसे में विकास आखिर कहां चला जाएगा, की बात कब होगी, उसको लेकर कब एक दूसरे पर खेलेंगे? अगर हिंदू मुस्लिम उत्तराखंड में भी शुरू हो जाएगा, क्या लगता है इस पर किस तरह से रोक लगेगी? और सिर्फ बीजेपी पर जवाब मत दीजिएगा, कांग्रेस को भी जोड़िएगा। जी, विकास की जो राजनीति है ऑलरेडी किनारे लग चुकी है। और जहां तक आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी संसाधन है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों ने उन संसाधनों को माफियों के द्वारा लुटवाया है। और यही कारण साल में इनके सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के वो अकूत संपदा के मालिक बन गए। और इतनी संपदा के मालिक बन गए कि इस समय जो चुनाव था वो पूरे धन बलियों के आधार पर लड़ा गया। और कांग्रेस के नेताओं ने भी करोड़ों रुपए का धुआं उड़ाया, इसलिए लोगों को बीच में कंफ्यूजन हो गया था। मैं बोल भी रहा था कि केवल पैसों का धुआं है, ये वोटों का धुआं नहीं बदला है, वोटों का धुआं। और इसलिए ऑल ऑफ सडन कांग्रेस की स्तब्ध रह गई जब रिजल्ट आए, क्योंकि उनके सारे नेताओं ने अभिमन्यु की तरह लड़े। खूब पैसा था, धुआं क्या आनंद शर्मा के पास पैसा, उधर दिनेश अग्रवाल के पास पैसा, क्योंकि 20 साल में सारे उत्तराखंड के नेता धन बली बन चुके हैं। तो उत्तराखंड के संसाधनों के जनहित में लाने का प्रयास न भारतीय जनता पार्टी ने किया, न कांग्रेस ने किया। हम बार बार चिल्ला रहे हैं कि देखो टीवी डैम की बिजली यूपी बिजली फंड में खा रहा है, आज दिन तक इनको न गर्म न ठंडा, उनके मतलब बाढ़ में जाए। उनका तो केवल एक लड़ाई है, तू मैमे की लड़ाई। और तू मैमे की लड़ाई में कांग्रेस इसलिए मजबूत नहीं पा रही है कि उसका स्वरूप एक स्ट्रॉन्ग गैंग की तरह नहीं हुआ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इतना मजबूत गैंग के रूप में काम कर रही है कि एक व्यक्ति, एक संगठन वो बोलता है, जैसे चौहान जी बोल रहे हैं, हाय बहुत अच्छे हैं हम तो मुसलमानों के फेवर में। एक ऐसा गिरोह है जो बोलता है कि इनको भगाओ, उत्तराखंड की धरती से मुसलमानों को भगाओ, ऐसा गिरोह भी इनका तैयार है। तो इनके साथ इनका प्रधानमंत्री सीधा उड़ के पाकिस्तान चला जाता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मां के पांव छूता है, सब कोई बोलता ही नहीं। इनका 370 में अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को यह कहना कि हमने 370 का विरोध नहीं किया, ये गलत है। करना चाहिए 370 का विरोध, क्योंकि जो हमारे संविधान में 370 की बुनियाद रखी गई थी, उस बुनियाद को अलोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा और आज फेस कर रहा है देश। आज लद्दाख का वो एमपी रो रहा है कि मैंने किसे क्यों साथ दिया इनका, क्योंकि आज जो विकास का पैसा जम्मू कश्मीर में आता था वो नहीं आ रहा है। आज इस तरह से एक राज्य का विघटन करना एक बहुत बड़ा अपराध है और उस अपराध से भारतीय जनता पार्टी नहीं बच सकती। लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप इतनी कमजोर हो गई है कि उसको सही ठहरा रही है। इसलिए हमें निश्चित रूप से बहुत कड़े हुए कदमों से आगे जाकर उत्तराखंड के संसाधनों को बाकियों के चंगुल से छुड़ाकर और इस राज्य के हित में
काम करना चाहिए। ठीक है, यानी सांप्रदायिक राजनीति से बचाना है तभी उत्तराखंड आगे जा पाएगा। सत्यवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास आएंगे सत्यवीर जी, लेकिन उससे पहले दीपक पांडे जी के पास चलते हैं। दीपक जी, अभी सुना आपने तपलियाल साहब कह रहे थे कि कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल है वो बहुत मजबूत, बहुत कमजोर हो गया है, जो शीर्ष नेतृत्व है वो बहुत कमजोर हो गया है और जिसके चलते वो प्रॉपर अटैक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों पर नहीं कर पाते, जबकि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक राजनीति को जो है वो लगातार बढ़ाती जा रही है। और देखिए, इस तरह से राजनीति जो है वो गंदी हो रही है। आपने भी उत्तराखंड में काफी कोशिश की, चुनावों में इस बार आप आए, लगातार लोग कह रहे थे कि हाँ, आम आदमी पार्टी को तीसरे विकल्प के तौर पर जनता स्वीकार कर सकती है। नहीं हो पाया ऐसा, क्योंकि आप आगे भी उत्तराखंड की राजनीति में रहेंगे। तो आपको क्या लगता है, सांप्रदायिक राजनीति ये आगे बढ़ेगी तो किसकी वजह से, और क्या आप इस तरह की राजनीति करेंगे? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सबसे पहले तो बता दूं, आम आदमी पार्टी कभी सांप्रदायिक जो विचारधारा के हैं इस तरह की कोई बात नहीं करती। कहीं ना कहीं आपने देखा, हम लोग जो सीखते हैं, हमने भी जब राजनीति में आए धीरे धीरे, पहले तो हम लोग राजनीति की नहीं है क्योंकि हम लोग इन लोगों की तरह इन सब बातों को नहीं जानते, लेकिन हम लोगों ने देखा जो 125 साल पुरानी जो पार्टी है उसके अंदर कमियां क्या है, वो किस तरह से आज बैकफुट में जाती जा रही है, दिन पर दिन एक एक राज्य हारती जा रही है। कहीं ना कहीं हमने ये भी सीखा कि जो 40 से 45 साल पुरानी जो बीजेपी है, कहीं ना कहीं वो कैसे कैसे मजबूत होती आई, किस तरह से उन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे को करा, किस तरह से उन्होंने अपने संगठन को मजबूत करा कहीं ना कहीं। और आज वही चीजें आज हम लोग भी देखेंगे। अगर आप देखेंगे, अगर हम 8 साल पहले, अगर हमारी पार्टी यहाँ पे आई है, 9 साल पहले हमारा उदय हुआ है और 8 साल आज हमें हो गए राजनीति, तो बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ती पार्टी हैं आज और राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए कभी आपने देखा होगा, हम लोग इस तरह के मुद्दे कभी नहीं उठाते, ना हिंदू मुस्लिम के, हम लोग केवल विकास की बात करते हैं। और आगे भी अब जो उत्तराखंड में इलेक्शन होंगे, कहीं ना कहीं विकास को लेकर के बातें होगा, क्योंकि ये तो केवल चुनाव के टाइम पे काम आते हैं। जो इस तरह की बातें होती है कि हिंदू मुस्लिम हो गया है, हिंदू पाकिस्तान हो गया, या जाति की जो राजनीतियां होती है, केवल इलेक्शन से 1 महीने पहले कुछ होता है। आपने भी देखा होगा कुमार विश्वास ने किस तरह से केवल 3 दिन पहले ये करा, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी कर लेने दो, पंजाब में जितना मेहनत करती है, इतना काम करती है, जब थक हार जाएंगे लास्ट में हम इनके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशन लगा देंगे और उसका कोई असर नहीं दिखा, क्योंकि जनता जान चुकी है ये लोग काम करने आए। जो काम करेगा पार्टी, जनता एक ना एक बार उनको मौका जरूर देगी। और मैं आपको विश्वास के साथ वो कर रहा हूँ, और हमारे अंदर इसलिए विश्वास इतना बढ़ चुका है कि हम केवल काम की बात करेंगे इन 5 सालों में। और कोई भी बीजेपी, अगर आज हम कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका में हम लोग आ गए हैं, हमें कांग्रेस वाले, हम लोग हर बात को जो जहां कमजोर कड़ी होगी हम उसको मजबूत करने का प्रयास करेंगे। हम जनता के मुद्दों को उठाने का प्रयास इन 5 सालों में करेंगे। हम बिल्कुल बैठने वाले लोगों में से नहीं है, हम सीख चुके हैं। अगर हम बैठेंगे, वरना हमारा हसर भी कांग्रेस की तरह हो जाएगा, कहीं ना कहीं हो जाएगा। यूकेडी का हम बड़ा सम्मान करते हैं, यूकेडी ने पूरे क्षेत्र को बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं यूकेडी कुछ चीजों से वजह से कमजोर पड़ गई, तो हमें उनसे भी सीखना है और अपनी कमियां भी सीखनी है। हमें इन चारों जो पार्टियां हैं जो उत्तराखंड के इस टाइम ध्रुवीकरण में है, कहीं ना कहीं धुरी में है, घूम रही है, तो हमें जो आम आदमी पार्टी, हमें इन तीनों पार्टी सीखना है कहाँ इनकी कमजोरी है, कहाँ इनकी मजबूती और हमारी यूएसपी क्या है। ठीक है, यानी आप अभी जो है वो पार्टी उत्तराखंड में एंट्री कर रहे हैं, आपकी पार्टी, इसी के चलते जो है वो आप सबसे सीख रहे हैं कि कौन कहाँ पर गलती करता है, क्या कुछ करता है। देखेंगे हम आने वाले वक्त में कि आपकी पार्टी की ओर से किस तरह की राजनीति जो है वो उत्तराखंड में होती है। राजकुमार जी, आपने सुना, हर कोई यही कह रहा है कि आखिर क्यों सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड में। उत्तराखंड साफ सुथरी राजनीति के लिए जाना जाता रहा, इस तरह की चीजें अभी तक हुई नहीं। बाकी के प्रदेशों में हमने देखा है बड़ा असर होता है सांप्रदायिकता का, पूरी तरह से जो वोट बैंक है वो कभी कभी घूम तक जाता है। और अगर उत्तराखंड की भी बात करें तो प्रदेश के 4 जिलों की 36 सीटों पर मुस्लिम मतदाता वोटिंग को प्रभावित कर सकता है। क्या इसी के चलते इस तरह की बयानबाजी हुई थी? नरेंद्र जी लगातार यही बात कह रहे हैं, आपका क्या कहना है? आप थोड़ा पीछे जाइए, इसमें एक पूरा नेक्सस काम कर रहा है, उद्योगपति और उत्तराखंड के अधिकारी और एक ही सोशल मीडिया। इस पर इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, सोशल मीडिया की टीम ने काम किया और कहीं ना कहीं आप अपनी पार्टी का जवाब दीजिए ना राजकुमार जी, आपसे जवाब लेंगे माफी के साथ। राजकुमार जी, माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना चाह रहा है। उसरा कर रहे थे उत्तराखंड में कि क्या आखिर सांप्रदायिक राजनीति कब तक जारी रहेगी। और सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आज की हमारी इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।